नमस्कार। हर उद्यमी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, नए कस्टमर्स तक पहुंचना चाहता है कि उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज जन जन तक पहुंचें। और इसी क्रम में यदि आपको पता चले कि आपका अगला बड़ा कस्टमर गवर्नमेंट हो सकती है, तो आप इस विषय के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। वेलकम टू सिडबी एमएसएमई संवाद। आज श्रृंखला की 12वीं कड़ी है। विषय है जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया है। तो आइए आज के अंक में जानते हैं कि जेम क्या है, इस पर शुरुआत कैसे की जा सकती है, एक एमएसएमई कैसे जेम पोर्टल पर रजिस्टर करे, बिड्स पर पार्टिसिपेट करे और ऑर्डर्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करे, और यदि उसे वर्किंग कैपिटल की दरकार है तो जेम सहाय और जेम ट्रेड्स उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। मैं हूं अमित अरोरा और जेम पर चर्चा करने के लिए दूरदर्शन स्टूडियोज में स्वागत कीजिए श्री पारितोष सिंघल जी का। नमस्कार। फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड फॉर्मर एडिशनल सीईओ जेम पोर्टल से। तो पारितोष जी, सबसे पहले तो व्यूअर्स को यही समझाइए कि जेम क्या है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनलाइन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जिसकी स्थापना 2016 में की गई थी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट को टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव बनाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट था, इसको डिज़ाइन, डेवलप, मेंटेन और मैनेज करने के लिए एक जेम नामक संस्था की गठन किया गया और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक सेक्शन 8 कंपनी जो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है उसमें जेन एसपीवी इस नाम से रजिस्टर किया गया। स्पेशल पर्पस व्हीकल है, उसके नाम से इसको रजिस्टर किया गया। जेम के बारे में एक विशेषता तो ये है कि ये एक कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस पोर्टल है। इसमें किसी भी ऑपरेशन में इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। तो चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें चाहे एमएसएमईज की, दोनों के लिए कैसे ये फ़ायदेमंद रहा है, इसने पब्लिक प्रोक्योरमेंट के तरीके में क्या बदलाव लाया है। जेम एक ऐसा पोर्टल है जो बायर को एक वेल मैनेज और एंड टू एंड फंक्शनलिटी देता है, जहाँ पर वो अपनी सारी रिक्वायरमेंट लिस्ट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। और सेलर के लिए ये बड़ा एडवांटेज हो गया है कि वो एक ही पोर्टल पे जाके, जो सेंट्रलाइज और यूनिफाइड पोर्टल है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट चेक कर सकता है और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो प्रोक्योरमेंट में वो बढ़ा सकता है। पहले जब ये अलग अलग हुआ करता था तो उसके लिए संभव नहीं था जगह जगह जाके वो सूचना इकट्ठा करे। एमएसएमई के लिए तो बहुत ही मुश्किल था। आज इस पोर्टल के माध्यम से वो सारी सूचनाएं उसको एक ही जगह मिल जाती हैं और किसी को फिजिकली बात करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी काम को आपकी आवश्यकता है, हमें रजिस्ट्रेशन कराना है या कोई प्रोडक्ट अपलोड करना है, तो किसी व्यक्ति से मिलने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जाना कि गवर्नमेंट मार्केट तक पहुंचने का डिजिटल गेटवे है जेम, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एमएसएमईज के लिए कौन कौन से अवसर हैं जेम पोर्टल पर। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि जेम पोर्टल इतना बड़ा पोर्टल है तो इस पर शायद बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स या बड़े संस्थान इस पर आ सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो हर क्षेत्र से, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, टेक्सटाइल हो, इंजीनियरिंग हो, हर सेक्टर की इस पर खरीद होती है और उसके हिसाब से बायर की ज़रूरत को देखते हुए इस पर हर क्षेत्र के लिए प्रोडक्ट कैटेगरीज बनाई गई हैं। आज की तारीख में लगभग 10,000 प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइव हैं। सर्विस की बात करें तो सर्विस के लिए भी हाउसकीपिंग सर्विस है, आउटसोर्सिंग सर्विस है, लॉजिस्टिक सर्विस है या आईटी सर्विसेज हैं। इन सब तमाम सर्विसों के लिए भी हमने कैटेगरीज बना रखी हैं जेम के ऊपर और आज की तारीख में लगभग 350 कैटेगरीज लाइव हैं। लेकिन अगर कोई एमएसएमई का उद्यमी जानना चाहता है कि उसे पता कैसे चले कि उसका प्रोडक्ट या सर्विस सूटेबल है, क्या उसकी डिमांड है भी कि नहीं जेम पर। जेम के ऊपर जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें तो उसको उस कैटेगरी को चुनना है जहां शायद उसका बिजनेस हो। अच्छा। तो जेम के ऊपर सर्च फिल्टर है, उसके मार्फत आप जो है उसमें देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए उपयुक्त है और उसके बाद आप उसमें अगर जो और ज़्यादा गहन अध्ययन करना चाहें तो उससे जुड़ी हुई बिड्स को आप देख सकते हैं और उस बिड से आपको फिर पता लग जाएगा कि फिर आपका प्रोडक्ट कहाँ फिट होता है और फिर आप जब आपको ये चीज़ मिल जाएगी तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी पारितोष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जेम पोर्टल पर रजिस्टर करने से पहले हम सही तैयारी करें, पहले गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स को समझें। जी बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट पोर्टल पर वही चीज़ बेच पाएंगे जो गवर्नमेंट खरीदती है। ओके। ये जो पोर्टल है ये बायर ड्रिवन और मार्केट अलाइंड है। कहने का मतलब है खरीदा वही जाएगा जो बायर चाहता है और बायर भी वही खरीद पाएगा जो मार्केट में मिलता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ों का सामंजस्य इस पर रहता है।
डायनेमिक पोर्टल है जिसके ऊपर जो है बायर्स की रिक्वायरमेंट बदलती रहती हैं और उनको ध्यान में रखते हुए कैटेगरीज में भी समय समय पर चेंजेस किए जाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री के साथ भी अलाइन रहे और बायर की रिक्वायरमेंट के साथ भी अलाइन रहे। जी बिल्कुल। और अगर हम स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि अब तक 12 लाख से ज़्यादा माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जेम पर रजिस्टर्ड हैं और वित्त वर्ष 25-26 की बात करें तो 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पब्लिक प्रोक्योरमेंट जेम पोर्टल के माध्यम से हुई है। और उल्लेखनीय है कि इसमें 68% ऑर्डर्स माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ने एग्जीक्यूट किए हैं। ये आंकड़े तो एक सफल कहानी बताते हैं। निश्चित रूप से। और मैं यहाँ पे कुछ जोड़ना चाहूँगा कि वैल्यू टर्म में अगर आप देखेंगे तो 5 लाख करोड़ में लगभग 45% जो बिजनेस गया है वो एमएसएमई को गया है। तो ये दर्शाता है कि जेम एमएसएमई के लिए कितना फ़ायदेमंद है। जी, आप देख रहे हैं सिडबी एमएसएमई संवाद, जहां हर उद्यम की कहानी बनेगी एक प्रेरणा। आज हम आपको एसएनएसएस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की कहानी दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे सही तैयारी और जेम पोर्टल के प्रभावी उपयोग के साथ इस संस्था ने दी अपने बिजनेस को एक नई उड़ान। महाराष्ट्र की एसएनएसएस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी एमएसएमई है जिसने इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। जैसे हर बढ़ता हुआ बिजनेस नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश करता है, वैसे ही एसएनएसएस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने भी गवर्नमेंट सेक्टर तक अपनी पहुंच बनाने का सफर शुरू किया और इसी सफर में जेम के लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस अर्थात जेम ने गवर्नमेंट बायर्स और एमएसएमईज के बीच खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और डिजिटल बना दिया है। हम हमेशा से अपने बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करते थे और जेम ने पब्लिक प्रोक्योरमेंट, पब्लिक सेक्टर, बायर तक पहुंचने के लिए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म हमें प्राप्त करवा दिया है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट का पार्ट बनने के लिए एसएनएसएस ग्लोबल ने जेम पर अपनी जर्नी रजिस्ट्रेशन से शुरू की। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले कंपनी ने जेम पोर्टल पर अपने बिजनेस टाइप का चयन किया और आधार पैन ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित की। इसके बाद बिजनेस प्रोफाइल, रजिस्टर्ड एड्रेस, बैंक डिटेल्स और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज की गई। पैन, जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन तथा अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए सबमिट की गई। प्रोफाइल अप्रूवल होने के बाद कंपनी ने अपने सर्विसेज की लिस्टिंग शुरू की, जिसमें सर्विसेज की स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और फोटोज जैसे डिटेल्स फिल की। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एसएनएसएस ग्लोबल जेम पोर्टल पर बिडिंग प्रोसेस में भाग लेने के लिए तैयार थे। फिर एसएनएसएस ग्लोबल ने जेम पर उपलब्ध प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज का अध्ययन किया। अपनी सर्विसेज के अनुरूप बिड्स की पहचान की, बिड्स की एलिजिबिलिटी और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए अपनी कैपेबिलिटीज के अनुरूप बिडिंग प्रोसेस में भाग लेना शुरू किया और अपने बिड स्टेटस को नियमित रूप से ट्रैक करते रहे। प्रत्येक बिड में कंपनी ने क्वालिटी, कंप्लायंस और टाइमली सर्विस डिलीवरी को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। आज एसएनएसएस ग्लोबल सर्विसेज विभिन्न प्रतिष्ठित गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रदान कर रही है और निरंतर अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को सुदृढ़ बना रही है। हमें सफलता सिर्फ जेम में रजिस्ट्रेशन करने से नहीं मिली। सही टेंडर अपॉर्चुनिटी को चुनना, फिर उसे क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना और डिलीवरी सुनिश्चित करना, प्रोफेशनलिज्म से काम करना, यही हमारी कंपनी की सफलता की वास्तविक नींव रही है। एसएनएसएस ग्लोबल सर्विसेज की ये यात्रा दर्शाती है कि सही जानकारी, सही तैयारी, क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट और जीईएम प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करके एमएसएमईज पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम में अपनी मजबूत पहचान बना सकते हैं। जी, तो ये तो थी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी। पारितोष जी,
क्या जी। सीख मिलती है हमें इस तरह की सक्सेस स्टोरीज को देखकर? देखिए, इस स्टोरी से आपको ये संदेश मिलता है कि अगर आप जेम के ऊपर बायर की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी तैयारी करें, तो जेम जो है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार है और उसका उपयोग करते हुए आप इनकी तरह से ही आप भी सफल हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक बार एंटरप्रेन्योर को विश्वास हो गया कि जेम पोर्टल पर उसके बिजनेस के लिए बहुत से अवसर हैं, वो यकीनन जानना चाहेगा कि पोर्टल पर रजिस्टर कैसे करें, कैसे वो बिड्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस पर हम बातचीत करेंगे पारितोष जी के साथ एक ब्रेक के बाद। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत होती है आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ। पेश है सिडबी सीहट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए विशेष इक्विपमेंट फाइनेंसिंग स्कीम। सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और अन्य मेडिकल उपकरणों को खरीदने के लिए तेज अप्रूवल के साथ तुरंत वित्तीय सहायता प्राप्त करें। आकर्षक ब्याज दर पर 100% तक फाइनेंसिंग, 8 साल तक की रीपेमेंट अवधि और 1 साल तक की मॉरेटोरियम की सुविधा। सिडबी सेहत, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति का भरोसेमंद वित्तीय साथी। सिडबी एमएसएमई को समझता है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी एमएसएमई संवाद। आज हम चर्चा कर रहे हैं जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। हमारे साथ हैं श्री पारितोष सिंगल। पारितोष जी, ब्रेक में जाने से पहले हमने ये तो समझा कि शुरुआत जेम पर सही प्रिपरेशन के साथ होती है, लेकिन अब अगर कोई एमएसएमई का उद्यमी पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहता है तो क्या प्रक्रिया है? आप पोर्टल पे जाएं और रजिस्ट्रेशन, जैसे आप किसी ईमेल का या किसी और जगह रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी तरह जेम पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप उसमें अपना आईडी क्रिएट करें और फिर आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो आधार बेस होता है और उसी तरह से फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, मिनटों में काम आपका हो जाएगा। तो सेलर के रूप में अगर कोई पंजीकरण कराना चाहे, उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी? जब आप कोई बिज़नेस करते हैं तो एक बिज़नेस रजिस्ट्रेशन होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, आपका पैन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है अगर आप जीएसटी से कवर होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास जिस कैटेगरी में आपको अपना प्रोडक्ट लोड करना है उससे संबंधित जानकारी भी आप लेके रखें, क्योंकि कई बार कैटेगरीज़ के अंदर भी बहुत तरह के रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन की डिमांड होती है। तो जेम पर जब हम प्रोफाइल बनाते हैं, कितना ज़रूरी है कि उसे हम अपडेटेड रखें, और अमूमन आपके अनुभव में क्या आया है, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं उद्यमी? सबसे ज़रूरी है कि जब आप प्रोडक्ट लोड करें तो सही कैटेगरी का चुनाव करें। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल में गए तो इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट्स आ गए, फिर आप चाहेंगे कि भाई मैं यूपीएस बनाता हूँ, तो उसमें भी मान लीजिए 10 कैटेगरी हैं, आप उसको चूज़ करेंगे, फिर उसको खोलेंगे और खोलने के बाद उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे, उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट समझेंगे, तब आपको लगेगा कि मेरा प्रोडक्ट यहाँ फिट बैठता है। हो सकता है कि हमने क्लासिफिकेशन कर रखा होगा एक छोटे प्रोडक्ट के लिए और एक बड़े साइज़ के प्रोडक्ट के लिए, तो आपको वहाँ भी चूज़ करना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सा उपयुक्त है। तो ये सही चुनाव, और उसको जब अपनी प्रोफाइल भरें तो उसमें आप कंप्लीट होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल, किसी चीज़ को छोड़े नहीं। आइए रिकैप करते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जेम प्रोफाइल बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन को अंतिम सफलता नहीं बल्कि पहला कदम मानिए। अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट, एक्यूरेट और अपडेटेड रखें। पैन, जीएसटी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, आधार ऑथेंटिकेशन एवं बैंक डिटेल्स पहले से तैयार रखें। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड कैटलॉग, स्पेसिफिकेशंस एवं इमेजेस स्पष्ट और अपडेटेड रखें। सही प्रोडक्ट या सर्विस कैटेगरी का चयन बायर विजिबिलिटी बढ़ाता है। जेम गाइडलाइंस के अनुसार सभी डॉक्यूमेंट्स समय समय पर अपडेट करते रहें। तो जेम पर रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल अपडेट करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि सही अपॉर्चुनिटीज़ को चुनना। तो ये बिड्स क्या हैं और सही अवसर की पहचान कैसे करे उद्यमी? जो सेलर है उस कैटेगरी के अंदर जाएगा, उसके अंदर कितनी बिड आई हुई है उनको चेक करेगा, फिर सारी बिड तो उसके काम की नहीं होगी, उनको फिर फिल्टर आउट करेगा और उसमें वो बिड देखेगा जहाँ पर आपका प्रोडक्ट पूरी तरह फिट बैठता है। और फिर बाकी की स्पेसिफिकेशंस हैं, उसका डिलीवरी पीरियड क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसमें डिलीवरी कहाँ करनी है, इन चीज़ों का उसको फिर आकलन करना होगा। आप एक सही बिड का चुनाव करें और जब आपने सही बिड का चुनाव कर लिया फिर अपने आप को उसके अंदर अपना एक प्राइस का आकलन करना है। और जब आप बिड जमा कर रहे हैं उस समय उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूर्ण तरह आप सेटिस्फाई करते हो तभी बिड भरें। जी, लेकिन जब भी बिडिंग प्रोसेस होती है, व्यूअर्स इत्तेफाक रखेंगे कि कुछ टर्म्स हैं जो हम सुनते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड, इन्हें कैसे समझें? देखिए, ये बिड खोलने के समय काम आएंगी। अच्छा, तो जब आपने एक बिड जमा कर दी, तो जब बायर बिड को खोलता है तो वो स्टेप बाय स्टेप बिड्स को एग्जामिन करता है। सबसे पहले वो हर एक बिड के अंदर कुछ ना कुछ अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट मेंशन कर देता है। कोई रजिस्ट्रेशन की हो सकती है, कोई टर्नओवर की हो सकती है, कोई पास परफॉर्मेंस की हो सकती है। तो ये सभी रिक्वायरमेंट इसलिए स्पेसिफाई करता है कि वो उसको एक सही सेलर मिले। तो सबसे पहले वो इन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिड को चेक करता है। इस स्टेज को पार करने के बाद फिर वो उसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं और उससे संबंधित जो रिक्वायरमेंट हैं उसके बेस पे बिड्स को एग्जामिन करता है। और जो बिड इन दोनों स्टेज को क्वालिफाई कर लेती हैं वो टेक्निकल रेस्पॉन्सिव बिड मानी जाती हैं। ओके, और उसके बाद बायर जो है फिर वो फाइनेंशियल बिड खोलता है। ओके, फाइनेंशियल बिड में प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको सिक्योर तरीके से खोला जाता है, एक पासवर्ड के थ्रू खोला जाता है नियत समय पर, ओके, ताकि उसकी सैंक्टिटी प्रेस की बनी रहे। और फिर जो उस बिड खोलने में जो सबसे कम प्राइस आता है वो बिड अवार्ड करने का फिर आधार बनता है। तो एक चुनौती जैसा आपने कहा वो प्राइसिंग की आती है, और जो टर्म शायद हमने सुनी होगी बिडिंग में सबसे ज़्यादा वो है L1। अब भ्रांति ये है कि L का मतलब लोवेस्ट, और अगर बायर गवर्नमेंट है तो लोवेस्ट प्राइस कोटेशन ही सिलेक्ट होगी। ये कितना सच है? L1 का मतलब लोवेस्ट रेस्पॉन्सिव बिड है, ना कि सबसे कम प्राइस कोट कर दिया। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता हो, जो बिड टेक्निकल क्राइटेरिया को मीट करती होगी, वही बिड जो होंगी उनका फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। आप कितना भी प्राइस कम कर दें, अगर आप 2 स्टेज क्वालिफाई नहीं करते तो आपकी फाइनेंशियल बिड खोली ही नहीं जाएगी। तो आपको बिड हमेशा कंप्लायंट होनी चाहिए और फिर मोस्ट कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, ताकि आपको ऑर्डर मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाए। तो जो MSMEs बतौर सेलर बिड्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, जी, इसे कैसे समझें? कुछ प्रोक्योरमेंट ऐसी होती हैं जहाँ क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपका कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई, या आपकी कोई हाई एंड IT सर्विस हो गई, या प्रोफेशनल सर्विस हो गई, या नॉलेज बेस्ड सर्विसेज हो गई। यहाँ पर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे हम जो है क्वालिटी को और प्राइस दोनों को एक वेटेज दे देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी कम कॉस्ट बेस सिस्टम मेथोडोलॉजी। तो उसमें क्वालिटी पैरामीटर्स को और प्राइस को अलग अलग वेटेज देते हैं। ऑक्शन की बात करना चाहूँगा, यानी नीलामी। और हम सबका अनुभव रहा होगा कि अगर कोई वस्तु ऑक्शन में जाती है तो बोली लगती है और उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन अगर हम रिवर्स ऑक्शन की बात करें, RA, इसमें प्राइस घटता है। जी, ये भी एक प्राइसिंग मैकेनिज्म है। ये प्राइसेस को और ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें जैसे मैंने बताया, पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं, उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट करते हैं, उसके बाद फिर आप फाइनेंशियल बिड खोलते हैं। फाइनेंशियल बिड खोलने के बाद आपकी एक रैंकिंग बन जाती है, जो L1 से लेके जितने भी उसमें क्वालिफाइड किए हुए लोग हैं उनकी रैंकिंग बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये बिड जो है, जो पहले से ही जो बायर है अपनी बिड में स्पेसिफाई करता है कि मैं इसको RA के लिए लेके जाऊंगा। तो इस स्टेज के बाद एक नियत समय के बाद कम से कम 24 घंटे का समय दे दिया जाता है, ताकि जो सेलर से अपनी तैयारी कर लें। और फिर रिवर्स ऑक्शन शुरू होता है, जहाँ पर कि सेलर जो है अपने प्राइस को लगातार ऑनलाइन घटाते रहते हैं और अल्टीमेटली जो सबसे कम प्राइस अल्टीमेटली कोट करेगा, फिर वो एक बेसिस बन जाएगा बिड के अगेंस्ट ऑर्डर देने के लिए। आपको पूरा ये ध्यान रख लेना चाहिए कि जो बिड है इसमें क्या आपकी कॉस्टिंग आती है, जी, क्या आपके ओवरहेड्स हैं, जी, कहाँ डिलीवरी कॉस्ट आएगी, आप उसके बेसिस पे अपना मिनिमम प्राइस तय कर लें। जी, और उससे नीचे फिर आप रिवर्स ऑक्शन में ना जाएं। जी। रिवर्स ऑक्शन तो हमें समझ में आ गया, जी। लेकिन फॉरवर्ड ऑक्शन क्या है? हाँ, फॉरवर्ड ऑक्शन तो एक पुरानी परंपरा है। जब कोई सरकार या कोई भी व्यक्ति अपने किसी एसेट को, जैसे गवर्नमेंट में बात करें तो स्क्रैप हो गया, पुराने व्हीकल्स हो गए, या कोई ऐसा और एसेट है जिसको वो चाहता है कि भाई मैं इसको ऑक्शन के थ्रू यानी इसमें गवर्नमेंट सेलर बन जाता है। गवर्नमेंट सेलर बन जाता है। तो यहाँ पर भी बिडिंग में क्या है कि प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है, और इसमें ये ना हो कि कुछ थोड़े से लेस इंटरेस्टेड सेलर आ जाए, बिड को ख़राब करें। तो EMD की व्यवस्था रहती है, और बायर पहले से ही अपना एक प्राइस तय कर देता है कि इससे कम हम इसको नहीं बेचेंगे। EMD मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो डिपॉजिट करना है आपको, जो डिपॉजिट करेगा सेलर कि आई एम अर्नेस्ट फॉर बिडिंग,
तो चाहे रिवर्स ऑक्शन करनी है, चाहे फॉरवर्ड ऑक्शन, चाहे क्वालिटी कम कॉस्ट सिलेक्शन, क्या ये सब कुछ बिड डॉक्यूमेंट में पहले से ही ट्रांसपेरेंसी से डिस्क्लोज रहता है? जी जी, बिल्कुल पहले से ही ट्रांसपेरेंट रहता है और पूरी जानकारी उसके अंदर रहती है। ओके। तो बिड डॉक्यूमेंट को पहले से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पूरी तरह से असर्टेन हो जाए। जी। और आपकी कोई क्वेरीज भी होती हैं तो उसका भी उसमें प्रोविज़न होता है। ओके। बिड कुछ समय के लिए खुली रहती है। ओके। आप अपनी क्वेरी बायर से कर सकते हैं कि ये बात हमको क्लैरिटी नहीं है। ओके। और हो सकता है कोई आपको कोई ऐसी शर्त लगे ओके। जो लगता है कि ये बैलेंस नहीं है, ओके। तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये शर्त जो है ये सूटेबल नहीं है। तो बायर उसको एग्जामिन करता है और उसके बेसिस पे फिर आगे बढ़ता है। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि आप बिड डॉक्यूमेंट को ज़रूर पढ़ें। अलग अलग बिड्स के बारे में हमने जाना। एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद पारितोष जी से पूछेंगे कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में एमएसएमईज की भागीदारी बढ़े, इसके लिए सरकार क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। स्टे विद अस। उत्पादन बढ़ाने के लिए आप औद्योगिक जमीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी से परेशान हैं? पेश है सिडबी सफल उद्यमियों के लिए आवंटित औद्योगिक जमीन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता योजना। सिडबी के साथ साझेदारी वाली सरकारी और निजी एजेंसियों से आवंटित औद्योगिक प्लॉट की कीमत का 75% तक अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्राप्त करें। सिडबी सफल आपके उद्यम की नई उड़ान का भरोसेमंद साथी। सिडबी एमएसएमई को समझता है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी एमएसएमई संवाद। आज हम फोकस कर रहे हैं जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। हमारे साथ श्री पारितोष सिंघल जी हैं, जो कि फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। सर, सरकार कैसे इनकरेज करती है एमएसएमईज को कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में उनकी पार्टिसिपेशन और बढ़े? हमेशा से सरकार की कोशिश रही है कि जो एमएसएमई हैं, जो पिछड़े हुए सेक्टर हैं, जिनके लिए प्रोक्योरमेंट में ज़्यादा कुछ संभावना नहीं हुआ करती थी, तो उनके लिए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में एक व्यवस्था दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो कि 25% तक जो खरीदारी है सभी संस्थान वो एमएसएमई के थ्रू करें। इसके अलावा एक व्यवस्था ये भी दे रखी है कि एमएसएमई को परचेज प्रेफरेंस दी जाए। साथ ही वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल के ऊपर एक वुमनिया करके एक दे रखा है, तो उसमें व्यवस्था दे रखी है कि 3% तक बिड जो है प्रोक्योरमेंट जो है वो इस 25% में वो उनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। SC ST कम्युनिटी जो है, अगर उनका कोई एंटरप्राइज है तो उनके लिए भी एक 4% का जो सेगमेंट जो है आउट ऑफ दिस 25% वो रिजर्व किया गया है। साथ ही अगर गवर्नमेंट का आजकल ये बड़ा भारी एंडेवर है कि स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए, क्योंकि वो एक मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। तो अगर किसी एमएसएमई के पास कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो वो इस स्टार्टअप रनवे 2.0 के थ्रू अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकता है। और उसको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो एक नॉर्मल सेलर को मिलती हैं। और इसमें एक बात और करी गई है कि नॉर्मली स्टार्टअप्स के लिए एक DPIIT सर्टिफिकेट होता है, तो इसके लिए उसकी भी रिलैक्सेशन है। साथ ही आपने जानते होंगे कि हमारे सुदूर देश में बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, आर्टिसंस हैं, वो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट हैं, टेक्सटाइल हैं, शो पीसेज हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए भी एक सेक्शन दे रखा है जिम के ऊपर, जहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं और बाहर जाके उन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि वैल्यू बहुत कम होती है, वो डायरेक्ट बाइंग कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं जेम पर एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम है कि चाहे आप सर्विसेज सेक्टर से जुड़े हों, मैन्युफैक्चरिंग, चाहे रूरल एंटरप्राइज हो, स्टार्टअप या वुमेन लेड एंटरप्राइज, सभी के लिए अवसर हैं जेम पर। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए आइए जानते हैं सरकार की प्रमुख इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं। एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में एमएसएमईज की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाता है। एलिजिबल माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेस को EMD यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट में एग्जेम्पशन और परचेज प्रेफरेंस जैसे लाभ मिल सकते हैं। वुमनिया इनिशिएटिव के अंतर्गत वुमेन ओन्ड एमएसएमईज के लिए 3% सब टारगेट निर्धारित किया गया है, जिससे उनके प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट बायर्स के बीच बेहतर विजिबिलिटी और अवसर मिल सके। SC ST एंटरप्रेन्योर्स के लिए 4% प्रोक्योरमेंट रिजर्वेशन उपलब्ध है, ताकि उनकी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स तक पहुंच बढ़ सके। स्टार्टअप रनवे 2.0
स्टार्टअप्स को अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रदर्शित करने के लिए एक डेडिकेटेड मार्केट प्लेस उपलब्ध कराता है और द सरस कलेक्शन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आर्टिसंस और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट मार्केट प्लेस तक पहुंचाने के लिए विशेष मंच प्रदान करता है। जब जेम पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो तो एक खुशी का एहसास होता है, लेकिन ऑर्डर को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करने में परितोष जी एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी आता है जी। वर्किंग कैपिटल का, कि रॉ मटेरियल कहाँ से लाएं, ह्यूमन रिसोर्सेज। ऐसे में जेम सहाय कैसे मदद कर सकती है? जेम सहाय जो है वो पूंजी उपलब्ध कराने का जरिया ही है जी। जो बैंक के मार्फत से आपको कन्फर्म्ड ऑर्डर के ऊपर एक सोल एंटरप्रेन्योर को पूंजी उपलब्ध करा देता है, बशर्ते कि उसकी पास परफॉर्मेंस, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। जी, तो एक तो वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशन हुआ जेम सहाय, एक और है जेम ट्रेड्स, TREDS यानी ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये क्या है परितोष जी? तो एक छोटा जो व्यापारी है, मैन्युफैक्चरर है, एंटरप्रेन्योर है, जब उसकी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मतलब उसमें पोर्टल के ऊपर CRAC बोलते हैं उसको, जब उसका CRAC हो गया तो उसके बाद वो अपनी इनवॉइस जनरेट करता है कि मेरा पेमेंट कर दिया जाए। और कंडीशन बायर की ऐसी होती है कि हम इसको पेमेंट जो है इतने समय के बाद करेंगे, तो उसको बड़ा एक कष्ट होता है सेलर के लिए। तो उसके लिए ऑलरेडी एक व्यवस्था चल रही होती है, एक ट्रेड प्लेटफॉर्म बना हुआ है जी। तो जेम ने क्या किया, अपने आप को उससे जोड़ दिया। अच्छा, तो इस समय पे जो भी आप इनवॉइस लोड करते हैं वो इनवॉइस जेम ट्रेड के थ्रू उस ट्रेड पोर्टल पे चली जाती है, जहाँ पर आपकी जो वैल्यू हुई उसके हिसाब से कि आपकी पेमेंट एक्स अमाउंट ड्यू है, लेकिन वो मिलेगी कुछ समय के बाद। अच्छा। तो जो बैंक्स हैं जो ट्रेड से जुड़े हुए हैं और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जो ट्रेड पे जुड़ी हुई हैं, वो सब उसके लिए बिड करती हैं। मान लीजिए 100 रुपये आपका बिल है तो कोई कहेगा मैं आपको 95 दूंगा, कोई कहेगा मैं 96 दूंगा, कोई कहेगा मैं 98 दूंगा, कोई 99 दूंगा। तो जिसकी सबसे हाईएस्ट बिड होगी उस बिड को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को अच्छे रेट पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपका बिजनेस रुकेगा नहीं। और जब वो पेमेंट आएगी वो सीधे बायर अपनी पेमेंट उसको कर देगा। जी। सिडबी MSME संवाद एक फोर्टनाइटली शो है जो आप तक पहुंचता है दूरदर्शन नेशनल पर हर दूसरे और चौथे शनिवार शाम 7 बजे। और अब तक जो भी एपिसोड्स प्रसारित हुए हैं उन्हें आप DD नेशनल के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। और यदि आप भी सिडबी MSME संवाद कार्यक्रम में अपना फीडबैक देना चाहें, प्रश्न पूछना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट करें, samvad@sidbi.in। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि सिडबी MSME संवाद का जो अगला एपिसोड होगा, 13th एपिसोड, उसकी थीम होगी स्किलिंग एंड अपस्किलिंग, द ग्रोथ इंजन फॉर MSMEs, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक उद्यमी कौशल में निवेश करके भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में आकर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर जागृति फैलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।